हाँ तो बच्चों, अब सॉल्यूशन का चैप्टर हम लोगों का ख़त्म हो गया है। अब कुछ बहुत एडवांस टॉपिक हैं जो बाद में हम जो है अपलोड करेंगे, जो कि हमारे बोर्ड लेवल से ऊपर का चीज़ है। बोर्ड लेवल तक का हम लोग सारा सिलेबस ख़त्म कर चुके हैं। जो भी हमें एनसीईआरटी वगैरह में पढ़ना था सो हम लोग ख़त्म कर चुके हैं सॉल्यूशन चैप्टर में। तो इस तरह सॉल्यूशन चैप्टर समाप्त हो चुका है। अब सॉल्यूशन चैप्टर में मैं आपको एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 20 तक लगभग मैं सॉल्व करा चुका हूँ पहले ही। अब क्वेश्चन नंबर 20 से ऊपर 21 से लेके आगे जहाँ तक है वहाँ तक आपको प्रॉब्लम्स मैं बता देता हूँ। उसके बाद हम लोग अगले चैप्टर में चल पड़ेंगे, ठीक है। और बाद में मैं जो हूँ बहुत तरह का भी सॉल्यूशन में बहुत कुछ एक्स्ट्रा भी है जो डाला जा सकता है, जैसे डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है जो कि आपको पढ़ना नहीं है, तो वो सब मैं बाद में करता रहूँगा। आप फ़िलहाल अब इसके बाद हम लोग सॉलिड स्टेट के रेस्ट टॉपिक को देखने चलेंगे। हम लोग सॉलिड स्टेट में भी 6 लेक्चर तक पढ़ चुके हैं, उसमें भी फर्दर आगे हम लोग अब पढ़ेंगे। तो अभी फ़िलहाल हम लोग ये क्वेश्चंस बना लेते हैं, ठीक है। एनसीईआरटी के 1-2 लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन ख़त्म कर लेते हैं और उसके बाद हम लोग नए टॉपिक में चलते हैं, ठीक है। ओके, तो देखिए ये है एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 21। ये 2 एलिमेंट्स A and B form compound having molecular formulae AB2 and AB4 when dissolved in 20 gram of benzene, 20 gram of benzene. 1 gram of AB2 lowers the freezing point by 2.3 Kelvin, whereas 1 gram of AB4 lowers it by 1.3 Kelvin. Molar depression constant for benzene is 5.1 Kelvin kg per mole. Calculate atomic mass of A and B. तो A and B से आपको क्वेश्चन ये थोड़ा लंबा जाएगा। A and B से 2 कंपाउंड बनते हैं। एक बनता है AB2 और एक बनता है AB4। ओके, 2 कंपाउंड बनते हैं, एक AB2 और एक AB4, और दोनों का हम लोगों को मॉलिक्यूलर वेट निकालना है। इसका मॉलिक्यूलर वेट M1 निकालना है और इसका मॉलिक्यूलर वेट M1 डैश दे देते हैं, ये भी आपको निकालना है, ठीक है। पहले उसके बाद दोनों का एटॉमिक वेट पूछा जा रहा है। तो मॉलिक्यूलर वेट अगर दोनों का निकल जाए तो हम लोग एटॉमिक वेट भी निकाल लेंगे। कैलकुलेट एटॉमिक मास ऑफ A एंड B। तो इसे अगर A का एटॉमिक मास X है और B का Y है तो इसका मॉलिक्यूलर मास M1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, X प्लस 2Y। ध्यान दीजिएगा, अगर A का एटॉमिक मास X है और B का एटॉमिक मास Y है तो A का एटॉमिक मास X और B का एटॉमिक मास 2Y जोड़ देंगे तो निकल जाएगा मॉलिक्यूलर मास M1। तो कहने का मतलब कि अगर M1 पता होगा तो XY निकल सकता है। फिर यहाँ आइए, वही A यहाँ भी है और वही B यहाँ भी है, तो इसका मॉलिक्यूलर वेट M1 डैश होगा X प्लस B की संख्या कितनी है बाबू, 4 है, तो B को लिए 4Y लिख देंगे, ठीक है। B के लिए 4Y लिख देंगे, ठीक। तो M1 डैश इज इक्वल टू X प्लस 4Y, M1 डैश इज इक्वल टू X प्लस 4Y, ठीक। तो ये मॉलिक्यूलर मास निकल गया इसका, ये मॉलिक्यूलर मास निकल गया इसका, तो ये दोनों का मॉलिक्यूलर मास निकल गया
अगर आपको दोनों के मोलेकुलर मास पता रहेंगे, अगर इसका मोलेकुलर मास पता रहेगा, इसका भी मोलेकुलर मास पता रहेगा, तो दोनों का अगर मोलेकुलर मास पता रहेगा तो हम लोग क्या निकाल सकते हैं? दोनों का मोलेकुलर मास पता रहेगा तो हम लोग क्या निकाल सकते हैं? एक्स और वाई निकाल सकते हैं। अब दोनों का मोलेकुलर मास पता करने के लिए डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का हवाला दिया है। किस चीज़ का हवाला दिया है? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का। तो हम लोग दोनों का डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट से मोलेकुलर मास निकाल लेंगे और मोलेकुलर मास निकाल के अब बस काम कर लेंगे, काम ख़त्म हो जाएगा। तो देखिए, आप सबसे पहले क्या कीजिए, देखिए खेला कैसे किया, देखिएगा ध्यान से, समझिएगा क्वेश्चन। इसमें लिया एक सॉल्वेंट 20 ग्राम बेंजीन, बगल में यहाँ भी लिया 20 ग्राम ही बेंजीन। ट्वेंटी ग्राम बेंजीन, 20 ग्राम बेंजीन दोनों लिया, ठीक है। 20 ग्राम बेंजीन दो जगह ले लिया। ये सॉल्वेंट है तो ये आप W2 के जगह आप 20 ली समझ सकते हो, यहाँ भी W2 की जगह 20 ही समझ सकते हो। चलिए, अब इसमें डाला, इसमें डाला, इसमें डाला, क्या डाला, कितना डाला, डाला कैसे, देखिए। When dissolved in 20 ग्राम ऑफ बेंजीन, ठीक, यहाँ से शुरू हुई, डाला, कितना डाला, कैसे डाला। 1 ग्राम ऑफ AB2 lowers the freezing point by 2.3 केल्विन। 1 ग्राम इसमें डाला, 1 ग्राम किसका? W1 1 ग्राम AB2 का, किसका डाला? इसमें AB2 डाला गया है। तो इसका फ्रीजिंग पॉइंट कितना से लोअर हुआ? डेल्टा TF कितना हो गया? 2.3 केल्विन। चलिए, डाला भाई बड़ा बढ़िया से। 1 ग्राम AB2 कुछ ऐसे डाला, पहला 20 ग्राम बेंजीन में, कि इसका फ्रीजिंग पॉइंट लोअर कर गया 2.3 केल्विन से, ठीक है। और इसमें भी 1 ग्राम ही डाला, लेकिन क्या डाला? इसमें भी कितना डाला भाई? इसमें भी आपको कितना डाला? इसमें भी 1 ग्राम डाला, लेकिन W1 से 1 ग्राम AB4 डाला। तो इसका बॉइलिंग फ्रीजिंग पॉइंट कितना से लोअर हो गया? डेल्टा TF 1.3 केल्विन से। वाह वाह रे, क्या मजा है। सॉरी, डेल्टा TF कैसे डाला? इसमें 1 ग्राम AB2 ऐसे डाला कि इसका डिप्रेशन हो गया फ्रीजिंग पॉइंट का 2.3 केल्विन, उतना ही 20 ग्राम बेंजीन में। AB4 का 1 ग्राम डाला, वही 20 ग्राम बेंजीन में, तो इसका डिप्रेशन कम हुआ, 1.3 केल्विन ही हुआ। वाह, चलिए ये सब तो हुआ। अब जरा ये बेंजीन में यहाँ भी डाला गया, बेंजीन यहाँ भी डाला गया, तो दोनों तो बेंजीन ही है, यानी दोनों सॉल्वेंट तो सेम है, दोनों में नहीं, तो दोनों में सॉल्वेंट सेम है, तो इसका KF का वैल्यू तो सेम ही रहेगा ना दोनों में। तो KF का वैल्यू इसमें दोनों में कितना कह रहा? मोलल एलिवेशन कांस्टेंट 5.1 हो गया। अब आप क्या करेंगे?
इसका अलग निकालेंगे, इसका अलग निकालेंगे मॉलिक्यूलर मास, और उसका अलग निकालेंगे और पुट कर देंगे, XY निकल जाएगा। देखिए अब क्या करेंगे आप, तो करेंगे डेल्टा TF इजकल टू KF W1 बाई M1 W2 इंटू 1000। ये फार्मूला है भाई, आपको याद है, ये आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। ये है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का फार्मूला, डेल्टा TF इजकल टू KF W1 बाई M1 W2 इंटू ऊपर 1000। ये फार्मूला है, ये आप जानते हो। तो अब M1 यहीं से निकालना है, तो M1 इज इक्वल टू KF W1 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई, आजा डेल्टा TF इंटू W2। देखिए ये सारे राजा लोग आ गए, अब बजाएंगे बाजा, ये राजा बजाएंगे आपका बाजा, है ना। तो अब जो है बाजा बजेगा। अब सबको पुट कर दीजिए और इनका बाजा बज गया। M1 इज इक्वल टू डेल्टा TF 5.1 W1 1, ये 1000, और ये डेल्टा TF 2.3 एंड W2 20। इसको कैलकुलेट कीजिए, 110 पॉइंट समथिंग 85 वगैरह के लमसम आ जाएगा, जो आना होगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको जो है ये आ गया। तो ये आप निकाल लिए। अब आपको क्या करना है, M1 के लिए x प्लस 2y पुट कर देना है, x प्लस 2y, तो आपका एक इक्वेशन बन जाएगा। सो यहाँ लिखिएगा x प्लस 2y इज इक्वल टू 110.85। अब ये हो गया लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, हो गया ना, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। समझ में आया? आप पढ़े हैं 7th 8th क्लास में लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। यहाँ वेरिएबल कितने हैं? 2, x एंड y। ठीक है, तो ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हो गया, जो आप 7th 8th में पढ़े हुए हैं, है ना। अब चलिए ये जो है हो गया। अब एक और लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल निकालना होगा। ये इक्वेशन नंबर 1 आपका हो गया। और लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल एक, क्योंकि आपको पता होगा, आपको तो बेस ठीक है आप लोगों का, तो जब तक वेरिएबल 2 रहता है तो 2 इक्वेशन नहीं मिलेगा तो सॉल्व होगा ही नहीं। आप तो जानते हो कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल जब हो जाता है तो जब तक उसका आपको 2 इक्वेशन ना मिले सॉल्व नहीं होगा कभी भी। ये XY कोई दुनिया की ताकत यहाँ से नहीं निकाल सकती। इसमें आप तब इसको निकाल सकते हो जब क्या करो, 2 इक्वेशन मिलेंगे, एक और इक्वेशन मिलेगा, तब XY का वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, हाँ। तो चलिए एक और इक्वेशन निकालते हैं, लीनियर इक्वेशन इससे। तो इससे निकलेगा, इससे फिर लिखिएगा डेल्टा TF इज इक्वल टू KF W1 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई M1 डैश इंटू W2। ये हो गया M1 डैश। ठीक है, अब डेल्टा TF का वैल्यू आप पुट कीजिए 1 या M1 डैश इधर ले आइए ना, पहले M1 डैश इधर ले आए और पुट करते जाते हैं सबको। 5.1 हो गया KF, W1 हो गया 1, ये हो गया 1000, ये डिवाइडेड बाई कितना हो गया डेल्टा TF 1.3 और W2 20 ग्राम ही है।
इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको m1 डैश लगभग आ जाएगा 196.15 आ गया। तो इस तरह से ये जो है आपको कैलकुलेट हो गया, ये भी आ गया। अब बताइए इसको आप m1 डैश यहाँ निकाले हुए हैं, देखिए तो भाई x प्लस 4y, m1 डैश के जगह आप पुट कीजिए x प्लस 4y, तो x प्लस 4y इज इक्वल टू 196.15। ये हो गया सेकेंड इक्वेशन, ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकेंड इक्वेशन। अब बोलिए इसको आप एक्स वाई निकालना है, याद रहे एक्स एंड वाई निकालना है। तो अब ये बताइए कि इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके आप एक्स वाई निकाल सकते हो ना। सेकंड में से फर्स्ट को घटा दो, सेकंड में से फर्स्ट को घटा दो। यहाँ सेकंड लिखे हुए हैं, यहाँ फर्स्ट को माइनस कर दीजिए, फर्स्ट को माइनस कर दीजिएगा तो एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, 2y इजकल टू जो आना है सो आ जाएगा, निकल जाएगा। नाउ सेकेंड माइनस फर्स्ट, तो x प्लस 2y इक्वल टू 110.85 या समथिंग जो भी हो। अब इसमें माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल, 4y माइनस 2y कितना हुआ भैया 2y, इसको माइनस कर लो, ठीक है ना। तो 5 में से 5 गया 0, इधर से एक आ गया तो हो गया 11 में सेट गया 3, गुड 5, 9 में से बन गया 8, 85.30 आ गया। तो y इजकल टू कितना आ जाएगा बाबू 85.30 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो जाएगा 4, 2, 13.65 आ गया y। y को इसमें या उसमें किसी में पुट कर दीजिए तो x भी आ जाएगा, आप समझ रहे हो। तो y को उस किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए, y को यहाँ पुट कर दीजिएगा तो फिर x निकल जाएगा, तो यानी x भी आ गया और y भी आ गया। इस तरह आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, बना लिए, बनाने में सफल हो गए। तो ऐसे क्वेश्चन बनाए जाते हैं इसी तरह से सोच सोच के। तो सोचना ज़्यादा ज़रूरी है, क्वेश्चन को पढ़ना ज़रूरी होता है, ध्यान से पढ़ें। क्वेश्चनों को बनाने के लिए एक बात अपने गांठ बांध के रख लें दिमाग में फिक्स, कि अगर आप चाहते हैं कि आपसे न्यूमेरिकल बने, और बनेगा 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 क्यों नहीं, आदमी ही ना बनाता है कि 4 पैर वाला भैंस बनाता है, 2 पैर वाला और 2 हाथ वाला और 1 दिमाग वाला आदमी ही न्यूमेरिकल बनाता है, 4 पैर वाली भैंस नहीं बनाती है। इसलिए आपसे ही बनेगा, लेकिन बनाने का कुछ कला होता है, कुछ आर्ट होता है। इफ़ यू वांट टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स, देन फ्रॉम द वेरी डे यू हैव टू स्टार्ट रीडिंग द क्वेश्चंस मिनिमम और एट लीस्ट 5 टाइम्स। कम से कम क्वेश्चन को 5 बार पढ़ो, क्वेश्चन को कम से कम 5 टाइम्स पढ़ने का कसम डाल लो। अगर 10 क्वेश्चन, सारे फार्मूला तुम्हें याद हैं, सारे थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट तुम्हें पता हैं, तो अगर 10 क्वेश्चन 5-5 बार पढ़ोगे तो उसमें से 8 क्वेश्चन तुमसे खुद बन जाएगा। ये मेरी गारंटी है, ये मेरी गारंटी है, नहीं तो लाइफ टाइम सेवा दूंगा तुम्हें। तो इसलिए क्वेश्चन अगर बनाना है तो ये कॉन्सेप्ट रखो कि क्वेश्चनों को कम से कम 5 टाइम्स पढ़ेंगे और सारे फार्मूला मेरे माइंड में रहेंगे, बस इतना ही है। 5 टाइम्स पढ़ने के तक तुम्हें पता चलने लगेगा कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्या कह रहा है, क्या मांग रहा है, ठीक है, ये पता चल जाएगा। इसको किस तरीके से लेके चलेंगे, तो ये जीवन में गांठ बांध लो पक्का कि पक्का। अगर भविष्य में धीरे धीरे लर्न करना चाहते हो, क्वेश्चन बनना शुरू हो जाएगा एकदम निश्चित। इसको
तुम अपने जीवन में उतार के तो देखो, उतार के देखो। कई बच्चों का जीवन का कल्याण कर चुका हूँ, बहुत सारे बच्चों का कल्याण हो चुका है, जिन्होंने मेरी बातों का क्या बांध लिया गांठ, जिनसे एक न्यूमेरिकल नहीं बनता था, उन बच्चों की बात मैं करता हूँ। वो 80% न्यूमेरिकल बनाने लगे किसी चैप्टर का, 90% तक न्यूमेरिकल पहुँच गए। वो बच्चा जिससे एक न्यूमेरिकल नहीं बनता था, वो बच्चा लेकिन मेरी बातों का उसने गांठ बांधा अपने दिमाग में कि सर ने कहा कि प्रत्येक न्यूमेरिकल को कम से कम 5 बार पढ़ना है। पढ़ना बने ना बने वो अलग की बात है, और 5 बार पढ़ना है, और दिमाग में राउंड राउंड कराना है क्या, फॉर्मूला। जैसे जैसे ही यहाँ आपको डिप्रेशन दिखाई दे, फ्रीजिंग पॉइंट दिखाई देगा, वैसे ही आपको तो सोचना होगा कि हमको जो है फ्रीजिंग पॉइंट का ये प्रॉब्लम है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का, हमको उसी फार्मूला से कोई मतलब लेना है। और उसके बाद पढ़ते जाइए, ऑटोमेटिक आपको समझ में आ जाएगा एकदम। तो आपको फार्मूला पता था और ये कॉन्सेप्ट पता था, मोलेकुलर वेट कैसे निकलता है, एटमों के एटॉमिक वेट को जोड़ते हैं तो निकलता है, बस बन गया। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है, और लगे रहिएगा। ये देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 22 NCERT। ये जो है क्वेश्चन में कहा है कि एट 300 केल्विन टेम्परेचर फिक्स कर दिया, कांस्टेंट कर दिया, 36 ग्राम ऑफ ग्लूकोज प्रेजेंट पर लीटर इन इट्स सॉल्यूशन। 1 लीटर में 36 ग्राम, 1 लीटर सॉल्यूशन में 36 ग्राम, 1 लीटर सॉल्यूशन, 1 लीटर सॉल्यूशन में 36 ग्राम है। तो पहले तो कितना मोल हुआ, 1 लीटर में जो मोल होता है वही मोलारिटी होती है, वही कंसंट्रेशन होता है। तो पता कर लो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज का फार्मूला पता है आपको, C6H12O6, ठीक है। ये आपका ग्लूकोज का क्या है फार्मूला। तो इसका मोलेकुलर वेट कितना हो जाएगा, मोलेकुलर वेट M1 इज इक्वल टू कितना, 180। ओके, अब 36 ग्राम डिजॉल्व है, तो नंबर ऑफ मोल्स N1 इज इक्वल टू W1/M1, ठीक है। तो कितना मोल हुआ, 36/180, ये कैंसिल हुआ तो 5, तो 1/5 यानी 1/5 यानी 0.2 मोल पर लीटर। ये क्या हो गया आपका, मोल पर लीटर आ गया। 1 लीटर में इतना है भैया, देख लो, 1 लीटर में इतना है मोल पर लीटर। इसी को आप कह सकते हो 0.2 m, यही कंसंट्रेशन दिया हुआ है, मोल पर लीटर, ठीक है। तो ये इसका ग्लूकोज सॉल्यूशन का जो है हो गया क्या चीज़, कंसंट्रेशन। ग्लूकोज के सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन 0.2 m है। अब इसका ऑस्मोटिक प्रेशर कितना है, इतना बार। इफ ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इतना बार, ये अभी इतना m है, इतना m ग्लूकोज का सॉल्यूशन है, तो इसका ऑस्मोटिक प्रेशर जो है 4.98 बार है। अब कह रहा है कि आखिर कितना m कंसंट्रेशन घटा दें कि उसका ऑस्मोटिक प्रेशर 1.52 बार हो जाए। तो अब आइए ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला, पाई इज इक्वल टू, ऐसा देखिए, पाई भी इज इक्वल टू N1/T, याद आ रहा है ना। तो पाई इज इक्वल टू N1/VST। अगर वॉल्यूम लीटर में है तो N1/V को क्या कहते हैं, कंसंट्रेशन। तो पाई इज इक्वल टू CST, कंसंट्रेशन हो गया। अब आप 2 इक्वेशन बना लीजिए। पहला, पाई1 इज इक्वल टू C1ST, और पाई1 कितना है 4.98
इज इक्वल टू C1H2। C1 भी रख ही दीजिए, कितना है कंसंट्रेशन शुरू में 0.2, ठीक है, H2। और दूसरा हो गया सेकेंड इक्वेशन π2 इज इक्वल टू C2H2, ठीक है। इसमें π2 कितना है 1.52 इक्वल टू C2H2। C2 निकालना है, इसका सेकंड इक्वेशन, ये फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है, ये सेकंड इक्वेशन और वो फर्स्ट इक्वेशन हो गया। तो इस तरह से आप जो हैं इसको निकालेंगे, ठीक है। और इसको निकालने में जो है इसमें पुट करिए और निकालिए। तो जो है ये 1.52 इज इक्वल टू C2H2 और ये 4.98 इज इक्वल टू 0.2H2। इसको आप क्या कर दीजिए, अब डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड करके C2 निकाल लीजिए, H2 कट जाएगा तो आपका C2 कंसंट्रेशन निकल जाएगा। देखिए फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड कर दीजिए, फर्स्ट डिवाइडेड बाई सेकंड, हाँ कर सकते हैं, फर्स्ट डिवाइडेड बाई सेकंड। 4.98 बाई 1.52 इज इक्वल टू 0.2H2 बाई C2H2। H2 कैंसिल, इसको लमसम कटाइएगा तो ये लगभग 3 के लमसम आएगा, 3.3 के लमसम, उससे थोड़ा कम ही आएगा, 3.28 के लमसम आएगा। अब C2 जो है निकालिएगा, इसी के लगभग आएगा भाई। C2 इक्वल टू, C2 इधर गया तो 0.2 बाई 3.28 और इसी को आप कंसंट्रेशन फाइनली निकाल लीजिएगा, 0.061 m आ जाएगा मोलर कंसंट्रेशन, यानी मोल्स पर लीटर। ये भी मोल्स पर लीटर था एक्चुअली। देखिए इसका यूनिट बार है, इसको देखिए, इसका ऊपर वाले का यूनिट बार, नीचे वाले का यूनिट बार, ऊपर वाले का यूनिट बार, नीचे वाले का बार, बार ही बार है, देख रहे हैं ना, बार ही बार है। तो बार बार कैंसिल हो गया। अब इसका 0.2 का यूनिट क्या था, 0.2 था मोलरिटी, यानी मोल पर लीटर, यानी इसका मतलब क्या था, मोल पर लीटर, ठीक है। ये मोल पर लीटर था और मोल पर लीटर में जो है ये 0.2 m मतलब मोल पर लीटर, तो ये भी यूनिट इसका जो है C2 वाला, C2 का यूनिट C1 वाला यूनिट आ जाएगा, C2 का यूनिट C1 वाला यूनिट आ जाएगा, यानी कि 0.061 मोलर, यानी मोल्स पर लीटर, मोल्स पर लीटर। इस तरह से ये भी क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया और ऐसे ही आप प्रॉब्लमों को सॉल्व करते रहोगे, ठीक है, और यही बेनिफिट उठाते रहोगे, ठीक है ना। आप लगे रहिए इसी तरह से, और अगले लेक्चर में भी कुछ और प्रॉब्लम के साथ हम आ रहे हैं, और लेक्चर देखते रहिएगा और प्रॉब्लम सॉल्व करते रहिएगा अपने लेवल से। ओके, शिव। हाँ, तो इस लेक्चर में हम लोग जो है प्रॉब्लम देख रहे हैं, एक NCERT का ही थोड़ा स्पेशल है प्रॉब्लम, थोड़ा टेढ़ा है, तो इसको हम एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। आप देख लो कि आखिर इस प्रॉब्लम में क्या विशेषता है। इस प्रॉब्लम में कहा कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर ऑब्जर्व्ड फॉर द सेम अमाउंट ऑफ, ध्यान दीजिएगा,
पहला ध्यान तो ये दीजिएगा कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट यानी डेल्टा टी एफ, पहला ध्यान। ये कैसा प्रॉपर्टी है? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का मतलब पार्टिकल पर डिपेंड करने वाला, पार्टिकल से मतलब रखने वाला। पार्टिकल ज़्यादा तो डिप्रेशन ज़्यादा, पार्टिकल कम तो डिप्रेशन कम। मतलब निकाल रहे हैं, क्वेश्चन के लाइन से मतलब निकालना होता है। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब डेल्टा टी एफ, और डेल्टा टी एफ का मतलब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का मतलब पार्टिकल पर डिपेंड करने वाला। यानी ये इसका ज़्यादा और कम होना पार्टिकल के नंबर पर डिपेंड करेगा। इसके ज़्यादा और कम होने का होना किस पे डिपेंड करेगा? पार्टिकल के नंबर पर। पार्टिकल का नंबर अधिक तो डेल्टा टी एफ बड़ा, पार्टिकल का नंबर अधिक तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अधिक तो आपको डेल्टा टी एफ बड़ा। पार्टिकल का नंबर कम तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कम तो डेल्टा टी एफ छोटा। ठीक है, अब आइए ऑफ वाटर ऑब्जर्व फॉर, यहाँ भी ध्यान दीजिए, सेम अमाउंट ऑफ एसिटिक एसिड। सेम अमाउंट का मतलब कहने का इसका सेंस थोड़ा सा आपको लगाना पड़ेगा। सेम अमाउंट का मतलब कहने का इसका मतलब ये नहीं है कि सेम ग्राम, सेम वजन। सेम अमाउंट कहने का मतलब है सेम मोल, इन टर्म्स ऑफ मोल। ये आपको समझना पड़ेगा, टर्म्स ऑफ मोल। मोल के टर्म में सेम अमाउंट है, यानी सबका मोल बराबर है। तो सबका मोल बराबर है, सबका मोल बराबर है तो सब में पार्टिकल बराबर होगी, ऐसा सोच लेगा कोई। सबका मोल बराबर है तो सब में पार्टिकल बराबर है, तो ये सोचना भी बहुत अनुचित तो नहीं है किसी आदमी का कि सबका अगर मोल बराबर है तो सब में पार्टिकल का नंबर बराबर है, तो सही है सोच रहा है। एसिटिक एसिड का मोल, ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड का मोल और ट्राइफ्लोरोएसिटिक एसिड का मोल, तीनों का मोल बराबर है तो तीनों में पार्टिकल बराबर होगी। यस, लेकिन ये कहता है कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा टी एफ ये बढ़ेगा, एसिटिक एसिड से ज़्यादा होगा ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड का, ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड से ज़्यादा होगा ट्राइफ्लोरोएसिटिक एसिड का। इसको आप एक्सप्लेन कीजिए। वाह, मोल बराबर, पार्टिकल बराबर और डेल्टा टी एफ ज़्यादा होगा, ये कैसे होगा भाई? मोल बराबर तो पार्टिकल बराबर, पार्टिकल बराबर तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बराबर, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बराबर तो डेल्टा टी एफ बराबर। वाह, डेल्टा टी एफ तो बराबर होना चाहिए, ये कैसे ज़्यादा हो जाएगा? समझ रहे हैं? अमाउंट बराबर, देखिएगा अमाउंट, इक्वल अमाउंट, सेम 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 अमाउंट, तो सेम अमाउंट, बात कीजिए, सेम अमाउंट मतलब सेम मोल। सेम मोल में तो एक मोल अगर तीन चीज़ का लीजिएगा तो तीनों में पार्टिकल 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल ना होगा। पार्टिकल का नंबर फिक्स है ना होगा, कांस्टेंट ही होगा ना, पार्टिकल का नंबर नहीं बदलेगा। नहीं, तो तीनों का पार्टिकल का नंबर सेम है। एसिटिक एसिड के पार्टिकल का नंबर, ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड के पार्टिकल का नंबर, ट्राइफ्लोरोएसिटिक एसिड के पार्टिकल का नंबर सेम है। लेकिन आप पढ़ चुके हो एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, पार्टिकल जरूर आप सेम डाल रहे हैं, इक्वल डाल रहे हैं, तीन जगह, तीन पानी, तीन सॉल्यूशन, तीनों में पार्टिकल का नंबर इक्वल जरूर डाल रहे हैं। क्या पानी में जाने के बाद भी जितना डाले उतना ही रहा? हो सकता है कोई ज़्यादा टूटे, कोई कम टूटे, तो जो ज़्यादा टूटेगा उसमें पार्टिकल अधिक होगा, जो कम टूटेगा उसमें पार्टिकल कम होगा। हाँ, तो ये नज़ारा हो सकता है ना। तो बट नेचुरल है, यहीं से आपका एक्सप्लेनेशन मिलेगा, यही है एक्सप्लेनेशन का जड़, यहीं से आप एक्सप्लेन करोगे। ये है आपका एसिटिक एसिड, देखिएगा फॉर्मूला, ये है एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड, ये है आपका ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड,
और ये है आपका ट्राईफ्लोरोएसिटिक एसिड। ठीक है, ये ट्राईक्लोरोएसिटिक एसिड। ये है ट्राईफ्लोरोएसिटिक एसिड। अब ये तीनों एसिड है, अमाउंट तीनों का इक्वल है, लेकिन इसमें माइनस आई इफ़ेक्ट नहीं है। मैं इंडक्टिव इफ़ेक्ट में आपको पढ़ाया हूँ, जीओसी का इंडक्टिव इफ़ेक्ट। इसमें जो है माइनस आई इफ़ेक्ट जो है ज़्यादा है, इससे माइनस आई इफ़ेक्ट बढ़ने से जो है एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ता है, एसिडिक पावर बढ़ता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ता है। क्लोरीन का जितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, जितना खींचने का पावर है, इससे ज़्यादा खींचने का पावर इसका है। ठीक है, तो इसमें जो है जब आप इधर से इधर जाइएगा तो कहिएगा माइनस आई इफेक्ट इंक्रीजेज, माइनस आई इफेक्ट इंक्रीजेज, सो एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेज, स्ट्रेंथ इंक्रीजेज। इसलिए एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा। माइनस आई इफेक्ट इंक्रीजेज, इसलिए एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज करेगा। ठीक है, अब एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा, यानी इससे स्ट्रॉन्गर एसिड ये होगा और इससे भी स्ट्रॉन्गर एसिड ये होगा। हाँ, तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इंक्रीजेज। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इंक्रीजेज तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीजेज, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीजेज तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इंक्रीजेज, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इंक्रीजेज। समझ गए? माइनस आई इफेक्ट बढ़ेगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा और तब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन यानी टूटने का पावर बढ़ेगा। टूटने का पावर बढ़ेगा तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ेंगी और नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ेंगी तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट बढ़ेगा। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट बढ़ेगा तो यही क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन है, यही पूछ रहा था। तो इस क्वेश्चन को आप समझ गए, ठीक है ना? इस क्वेश्चन को आप समझ गए, ठीक। एक और क्वेश्चन आगे देखिए। देखिए, ये एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है, ये बढ़िया क्वेश्चन है। इसमें भांट ऑफ फैक्टर वगैरह का एप्लीकेशन है, 32 नंबर क्वेश्चन है ये क्वेश्चन। इसमें इक्विलिब्रियम भी अप्लाई हो जाएगा, अल्फ़ा वगैरह निकालने के लिए, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, जो इक्विलिब्रियम आप पढ़े हुए हो, और अप्लाई करते हुए इस सारे क्वेश्चन को हम लोग बना लेंगे। एक्चुअली क्या क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि कैलकुलेट द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, यानी डेल्टा TF निकालना है ना, डेल्टा TF निकालना है ऑफ वाटर व्हेन 10 ग्राम ऑफ दिस कंपाउंड। ये कंपाउंड का 10 ग्राम डाला गया है 250 ग्राम ऑफ वाटर में। 250 ग्राम वाटर में अगर 10 ग्राम ये कंपाउंड डाला गया है
तो इसका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट आप बताइए। तो सबसे पहले तो इसका मोलेकुलर वेट क्या होगा, W1/m1 करेंगे तो इसका मोल निकलेगा, और मोल को ये वाटर के मास से डिवाइड करेंगे तो मोलालिटी निकलेगा। तो सबसे पहले तो हम लोग इसका मोलालिटी तो निकालें, है ना। तो मोलालिटी निकालने के लिए आप लोग जो है पहले इसका मोलेकुलर वेट बताइए। तो मोलेकुलर वेट बताने के लिए इसको ऐड कीजिएगा, मोलेकुलर वेट m1, मोलेकुलर वेट इसका निकाल रहे हैं भाई, तो इसको सबको जोड़िए। कार्बन 1 2 3 4 कार्बन है तो 12 4 जा 48, और उसके बाद 2 ऑक्सीजन है, 1 क्लोरीन है, हाइड्रोजन है, सब जोड़िए। तो सब ऐड कीजिएगा तो 122.5 आ जाएगा ग्राम पर मोल। ठीक, अब इससे आप जो है क्या करोगे कि मोलालिटी निकाल लोगे। मोलालिटी इक्वल टू W1/m1 इंटू W2 इंटू 1000 से निकाल लीजिएगा मोलालिटी। W1 10, ये 122.5, ये 1000, और इसको आप W2 पुट करेंगे। W2 कितना पुट करेंगे आप, 250। इसको आप कैलकुलेट करोगे, ठीक है, तो 1 0 कटा दोगे, ये 4 से कटा दोगे, ठीक है, और तब ये आ जाएगा 40/122.5। इसको डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 0.326 मोलल। तो ये मोलालिटी हो गई। अब इस मोलालिटी में क्या करना है आपको कि इसी से आपको सब गेम खेलना है। अभी ये एसिड है, ये आप इक्विलिब्रियम में पढ़े होंगे, अब जो मैं बता रहा हूँ पढ़े हैं। इक्विलिब्रियम के हिसाब से इसको डिसोसिएट करेंगे। CH3 CH2 Cl COOH, ठीक है। तो इसको आप डिसोसिएट करेंगे तो CH3 CH2 CH Cl COO माइनस H+, ऐसे ही टूटता है जी। जैसे पिछले क्वेश्चन में जो बता रहे थे ना, 2 पार्टिकल हो जाएगा, देख रहे हैं ना, 2 पार्टिकल हो गया। पिछले क्वेश्चन में क्लोरोएस्टिक एसिड, फ्लोरोएस्टिक एसिड, एस्टिक एसिड, तो यहीं से ये टूटता है और पार्टिकल बढ़ती है, ठीक है ना। यहाँ से अपने अपने हिसाब से, 1 क्लोरीन जुड़ा है तो थोड़ा कम टूटेगा, 2 क्लोरीन जुड़ता है तो और ज़्यादा टूटता, 3 क्लोरीन जुड़ता तो और ज़्यादा टूटता, ठीक है। अपने अपने हिसाब से ये टूटेगा। उसी को कहते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा। आपको याद है, आपको पता है ना। हाँ, तो ये हो गया हम लोगों का। अब इसका मोलालिटी आप, इनिशियल मोलालिटी आप जानते हैं 0.326। इसका इनिशियल शुरू में 0 पार्टिकल डालने के पहले, ये इनिशियल है एट इक्विलिब्रियम पर। तो इसको तोड़ने का तरीका है, आप लोग तोड़े भी थे, क्वेश्चन बना चुके हैं, आपको याद है। पॉइंट आपको हम भान टॉप फैक्टर में डिग्री ऑफ डिसोसिएशन करने सिखाए थे, 0.326, ठीक है। ये कंसंट्रेशन C हुआ, C1 माइनस अल्फ़ा। तो इसमें ये भी मल्टीप्लाई है, ये भी मल्टीप्लाई है, इसका कोफिशिएंट 1 है, इसका कोफिशिएंट 1 है, तो 1 से इसको मल्टीप्लाई करके लिख दीजिएगा। तो यहाँ हो जाएगा 0.326 अल्फ़ा, और यहाँ भी हो जाएगा 0.326 अल्फ़ा। जितना यहाँ से घटेगा, क्योंकि यहाँ इसका कोफिशिएंट 1, इसका कोफिशिएंट 1, इसका 1, इसका 1, सबका कोफिशिएंट बराबर है, तो इसमें से कितना घट रहा है देख लीजिए, 0.326 माइनस 0.326 अल्फ़ा कितना घटा है देखिए, तो आप बताइए तो कम से कम इतना घटा। तो इतना ही, चूँकि कोफिशिएंट सेम है तो इतना ही यहाँ बनेगा, इतना ही यहाँ बनेगा, चूँकि कोफिशिएंट क्या है, सेम है।
तो इसका कोफिशिएंट सेम होने से उतना ही बन गया। ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है। अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से एसिड कांस्टेंट का फार्मूला लिखिए। अब आप इक्विलिब्रियम चैप्टर में एसिड कांस्टेंट का फार्मूला सीखे हुए हो, वो फार्मूला लिखो। तो Ka इज इक्वल टू प्रोडक्ट बाई रिएक्टेंट होता है। क्या होता है? प्रोडक्ट बाई रिएक्टेंट। प्रोडक्ट देखिए क्या क्या है, CH3 CH2 CH Cl COO माइनस इंटू H प्लस डिवाइडेड बाई CH3 CH2 रिएक्टेंट होता है यहाँ CH Cl COOH। K का वैल्यू आप पुट कर लेंगे। चलिए इसका हो गया 0.326 अल्फ़ा। इसका इक्विलिब्रियम पर रखा जाता है, एट इक्विलिब्रियम पर इसका बचा हुआ अमाउंट नीचे जाएगा। इसका बचा हुआ अमाउंट इक्विलिब्रियम पर ये नीचे जाएगा, ये दोनों ऊपर जाएगा, क्योंकि ऊपर है ये, ऊपर है ये, ऊपर ये दोनों है तो ये दोनों ऊपर चला जाएगा, नीचे है ये तो ये नीचे आ जाएगा। तो 0.326 अल्फ़ा 0.326 अल्फ़ा डिवाइडेड बाई 0.326 इंटू 1 माइनस अल्फ़ा। ठीक है, एक काम कीजिए आप 1.326 को कैंसिल कर दीजिए और क्या करिएगा आप, और कुछ मत कीजिए, एक काम कीजिए, चूँकि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज वेरी वेरी स्मॉल, क्योंकि एसिड कांस्टेंट का आप वैल्यू देख रहे हैं बहुत छोटा है, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इसका बहुत छोटा होता है, इसलिए अल्फ़ा का वैल्यू बहुत छोटा होगा। तो 1 में से बहुत छोटा चीज़ घटेगा तो उसको नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो नीचे से हमने अल्फ़ा नेगलेक्ट कर दिया, नीचे से अल्फ़ा को हमने क्या कर दिया, नेगलेक्ट कर दिया। तो नेगलेक्ट किया तो कितना हो गया, और 1.4 इंटू 10⁻³ इज इक्वल टू 0.326 अल्फ़ा स्क्वायर बाई 1। अल्फ़ा को नेगलेक्ट किए हैं, समझते रहिएगा। अल्फ़ा को क्या किए, नेगलेक्ट कर दिए। तो अब अल्फ़ा स्क्वायर इज इक्वल टू 1.4 इंटू 10⁻³ बाई 0.326। ठीक है, आ गया, ये आ गया अल्फ़ा स्क्वायर। अब हमें अल्फ़ा निकालना है, तो अल्फ़ा निकालने के लिए क्या करना होगा, अल्फ़ा निकालने के लिए ये इसको जो है स्क्वायर रूट कर देना होगा। ये अल्फ़ा निकालने के लिए इसका पावर 1/2 रूट हो गया। अब इसको कैलकुलेट करके डिवाइड करके और इसका रूट कर देंगे तो हमें मिल जाएगा 6.55 इंटू 10⁻⁻2 और इट विल बी 0.0655। अल्फ़ा का वैल्यू मिल गया। अब अल्फ़ा से ही आपको भान टॉप फैक्टर आई मिल जाएगा। आपको पता है, आपको फार्मूला बताए हुए हैं भान टॉप फैक्टर में, अल्फ़ा इज इक्वल टू आई माइनस 1 बाई एक्स प्लस वाई माइनस 1। तो x प्लस वाई का नंबर देखिए, इसका x कितना है, 1, याद है ना। भान टॉप फैक्टर देखिए तुरंत खोल के, अगर याद नहीं है तो ये x हुआ और ये 1 y हुआ। इसे x कहते हैं, इसे y कहते हैं। जितना यहाँ नंबर रहे, एक है तो वहाँ 1 x के जगह और y के जगह भी 1, तो ये i माइनस 1 बाई 1 प्लस 1 माइनस 1 i माइनस 1। तो i इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फ़ा और 1 प्लस 0.0655, तो i का वैल्यू हो गया 1.0655।
हुआ ना। तो आई का वैल्यू निकल गया आपका। अब आई निकल गया तो क्या है भाई, अब तो निकल गया आई। कैलकुलेट डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब अब आपको डेल्टा टी एफ निकालना है। तो डेल्टा टी एफ यही तो निकालना था, आई के एफ इंटू मोलालिटी। बस हो गया, बन गया क्वेश्चन। आई का वैल्यू निकाल चुके हैं, रख दीजिए। के एफ का वैल्यू यहाँ दिया है, रख दीजिए। मोलालिटी यहाँ निकाले हुए हैं आप, रख दीजिए। तीनों आंसर आ जाएगा, है ना। तो इस तरह आप रखिए, कैलकुलेट कीजिए, रख के पॉज करके आप कैलकुलेट कीजिए। कर लिए पॉज करके कैलकुलेट। आई का वैल्यू हमने रख दिया 1.0655, कैफ का वैल्यू रख दिया 1.86, मोलालिटी रख दिया 0.326। बोलिए, कैलकुलेट कर लिया, कर लिए हैं आप। मल्टीप्लाई कर देना है सबको, मल्टीप्लाई कर लिए हैं। कितना किए हैं, कितना आया आंसर बताइए, हम आंसर लिख दें। बोलिए, कैलकुलेट करके आप निकाले हैं, कितना निकाले हैं। हमको लगता है कि आप जो है आपके कॉपी में देख रहे हैं, हमको दिख रहा है लगभग 0.65 के नज़दीक आप कुछ लिख रहे हैं, ठीक है ना, डिग्री सी। यही हो गया डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। इस तरह आप डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट निकाल लिए ना। तो इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं। चलिए, ये प्रॉब्लम भी जस्ट उसी पिछला जो प्रॉब्लम पढ़े हैं हम लोग, उसी के जस्ट उल्टा है, उसके जस्ट उल्टा है। वही काम वही है, इसलिए इसको फास्टली हम कर देते हैं। ये ध्यान दीजिएगा, उसी का उल्टा। उसमें जो है हम लोगों को एसिड कांस्टेंट दिया था, उससे हम लोग अल्फ़ा निकाले और अल्फ़ा से फिर आई निकाले और फिर आई से डेल्टा टी एफ निकाले। इसमें जस्ट उल्टा चलिए, डेल्टा टी एफ दिया है, उससे आप आई निकालिएगा, आई से फिर अल्फ़ा निकालिएगा और अल्फ़ा से फिर के निकालिएगा। यहाँ के निकालना है, क्या निकालना है, डिसोसिएशन कांस्टेंट के ए निकालना है, इसी को निकालना है। तो उल्टा चलिए, सबसे पहले तो इसका मोलेकुलर वेट देखिए। तो मोलेकुलर वेट M1 इसका सब जोड़िएगा तो 78 आ जाएगा। इसका W1 कितना है भाई, 19.5। तो इस दोनों को पुट कीजिएगा तो मोलालिटी निकल जाएगी। मोलालिटी W1/M1 इंटू 1000/W2, ठीक है ना। तो 19.5 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई M1 78, ये 4 से कट जाएगा, इंटू 500, ये 2, ये 2 और ये आ गया 0.5। तो मोलालिटी आ गई, के एफ पता है, तो इससे आप क्या निकाल लोगे, इससे आप आई निकाल लोगे। तो डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू क्या होता है, आई के एफ इंटू मोलालिटी। तो आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा टी एफ बाई के एफ इंटू मोलालिटी। और डेल्टा टी एफ का वैल्यू कितना दिया है बाबू, 1 डिग्री सी। देखिए डेल्टा टी एफ दिया है कितना, 1 डिग्री सी। तो 1 डिवाइडेड बाई के एफ 1.86 इंटू मोलालिटी 0.5। गुड, इसको कैलकुलेट कीजिए, 1.0755 आ जाएगा लगभग, इसके नियर अबाउट आ जाएगा। अब आई से आप अल्फ़ा निकालिए, तो अब आई से आप अल्फ़ा निकालिए। तो अल्फ़ा निकालने के लिए जो है आप देखिए, ये है आपका एसिड। आपका एसिड जो है, आप तो जान ही रहे हैं, अपने एसिड को पहचानते हैं। आपका एसिड वही है, देखिए ये कैसे टूटता है, कितने पार्टिकल में टूटता है,
CH3 F COOH। इस फार्मूला में थोड़ा सा आप फार्मूला इसमें चेक करते हैं। यहाँ CH3 मिस्टेक से लिखा गया है, इसको हम लोग CH2 है, CH2F COOH। ये जो है ब्रेक कर जाएगा CH2F COO माइनस प्लस H प्लस में, ठीक है। अब इससे ये दो पार्टिकल में टूटा तो x प्लस वाई 2 हो गया। तो आप यहाँ से क्या कर सकते हो, I इज इक्वल टू अल्फ़ा इज इक्वल टू I माइनस 1 बाई एक्स प्लस वाई माइनस 1। तो I का वैल्यू आप 1.075 माइनस 1 बाई 2 माइनस 1, तो इट विल बी 0.0755 आ गया, ठीक है। ये आ गया। अब ये अल्फ़ा हो गया, इसका इनिशियल कंसंट्रेशन कितना दिया हुआ है बाबू, 0.5, ठीक है। आप अल्फ़ा निकाल चुके हो, ये 0 ये 0, तो ये 0.5 में से 0.5 1 माइनस अल्फ़ा, तो ये हो जाएगा 0.5 अल्फ़ा और ये भी हो जाएगा 0.5 अल्फ़ा। अब आप पुट कर दीजिए के एसिड कांस्टेंट के इक्वल टू प्रोडक्ट बाई CH2F COO माइनस इंटू H प्लस, ठीक है। ये डिवाइडेड बाई CH2F COOH। अब K निकल जाएगा 0.5 अल्फ़ा इंटू 0.5 अल्फ़ा डिवाइडेड बाई 1 माइनस अल्फ़ा, आगे है 0.5, तो 0.5 कैंसिल। अब अल्फ़ा पुट कर दीजिए यहाँ 0.5 अल्फ़ा स्क्वायर बाई 1 माइनस अल्फ़ा। इस अल्फ़ा को नेगलेक्ट भी कर सकते हैं, इस तरह के इक्वल टू 0.5 अल्फ़ा के जगह आप रख देंगे 0.0755 स्क्वायर बाई 1 माइनस 0.0755। देख ही रहे हैं बहुत छोटा है ये अल्फ़ा, नीचे से नेगलेक्ट भी करके कैलकुलेट कर सकते हैं और रख के भी कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना। तो इसको आप कैलकुलेट कीजिए, पॉज करके और कैलकुलेट कीजिए इसको, ठीक है। कैलकुलेट कीजिएगा तो लमसम आंसर आएगा 3.07 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3। इस तरह एसिड कांस्टेंट के का वैल्यू आपको मिल चुका है, ठीक है। ये मिल गया, ये आप देख लिए ये सारा कुछ, और इस तरह ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसी तरह से ये क्वेश्चन जस्ट उस पिछले क्वेश्चन का उल्टा था। इसमें दिया था डेल्टा टी एफ से आप निकाले पहले आई से फिर निकाले अल्फ़ा से निकाले के। पिछले क्वेश्चन में था के दिया हुआ था, के से निकाले थे अल्फ़ा, के दिया था, देखिए के ए दिया था तो अल्फ़ा निकाले, अल्फ़ा निकालने के बाद क्या निकाल लिए थे, आई निकाल लिए थे, और आई निकालने के बाद क्या निकाल लिए थे, डेल्टा टी एफ। तो दोनों क्वेश्चन एक दूसरे का उल्टा है। यहाँ डेल्टा टी एफ से आई निकाले, आई से अल्फ़ा निकाले, अल्फ़ा से के निकाले, और उसमें इसके उल्टा किए, ठीक है। ओके, सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर, बाय बाय।